हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो देखिए, आज हम लोग जो प्रश्न पत्र सेट 3 है साइंस सब्जेक्ट के क्लास 10 के, वो सेट हम लोग 3 नंबर को करेंगे। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था साइंस का, ठीक है, कक्षा 10 का। जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है जेक बोर्ड की तरफ से, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे थे, जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना होगा, 40 का होगा। समय आपको कितना दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है, 2021-22 में जो एग्जाम होना है। तो दो सेट का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा सेट को कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आगे वाला जितना भी सेट है सारे सब्जेक्ट का सेट मैं अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है, देखिए आपतन कोण और परिवर्तन कोण, यानी आ रहा है इधर से आपतन कोण होता है, इससे टकरा के जो वापस जाता है उसको परिवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो बताइए आपतन कोण कितना डिग्री बता रहा, 60 डिग्री है ना। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री, यानी आपस में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी प्रकाशिक केंद्र, और ऑप्शन डी क्या है, ध्रुव। तो वो कहाँ पर आके मिलती हैं, तो हो जाएगा आपका देखो फोकस, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, किसका, 2 का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर क्या है, आर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान कितना है 54 और बटा 2। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 27 बार में, यानी आंसर कितना आ गया, 27। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आप टिक लगा दीजिए, 27 सेंटीमीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए अवतल दर्पण का बात किया है, तो अवतल दर्पण के सामने आपको वस्तु को रखना कहाँ है जिससे कि वो क्या करेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन उल्टा बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है ए नंबर ध्रुव पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, और ऑप्शन सी दिया हुआ वक्रता केंद्र पर, और डी नंबर दिया है ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहली बात कि समान आकार का अगर आपको प्राप्त करना है प्रतिबिंब, तो आपको उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा, सी पर, याद करिए सी पर, ठीक है। तो सी को क्या बोला जाता है, सी को ही तो वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वक्रता केंद्र, आप वक्रता केंद्र पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। वक्रता केंद्र को हम लोग क्या बोलते थे, सी पर रखना होगा वस्तु को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में, या बी नंबर दिया हुआ है गाड़ी के हेडलाइट में, सी नंबर है अपना चेहरा देखने के लिए, और डी नंबर सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हेडलाइट में करते हैं ना, किसके, वाहन के हेडलाइट यानी गाड़ी के हेडलाइट में। तो ऑप्शन बी इसका सही, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में होना चाहिए, ठीक है, जाने पर अपने मुख्य अक्ष से विचलित हो जाना कौन घटना है, ठीक है। क्या होता है ना, प्रकाश का किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उससे जब प्रकाश का किरण जो विचलित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। ऐसे तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, लेकिन ऑप्शन में निर्वात है नहीं। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में बर्फ है, केरोसिन है,
वायु है, हीरा। तो अगर मान लिया जाए निर्वात नहीं है तो इन चारों में से आपको ढूंढना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा, तो वायु में होगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर ही उत्तल लेंस का बात किया। ठीक है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आप वस्तु को कहाँ रखिएगा कि जैसे कि सीधा बने और प्रतिबिंब और बड़ा बने, आवर्धित बने, क्या हो, बड़ा बने। तो ऑप्शन ए है फोकस पर रखे, या ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र का मतलब ओ हो गया, फोकस का मतलब एफ हो गया। ठीक है, यानी ओ और एफ के बीच का बात किया जा रहा है। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए F1 F2 दो चीज़ आता है। इसी प्रकार सी में दिया हुआ है F और 2F के बीच, और डी में दिया है 2F पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डायोप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है। ठीक है, जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाया है, तो उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। ठीक है, देखिए ये मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व होगा, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए वस्तु की जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या मानते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना दे रखा है, 10। अच्छा, h डैश को बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h डैश कितना गुना बड़ा बना है, 3 गुना, यानी 10 तो ये है, 10 से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब पूछा है आपसे आवर्धन, और आवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं, m। ठीक है, तो m बराबर फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर फॉर्मूला होता है h डैश बटा h। h डैश का मान कितना है, 30, h का मान कितना है, 10। तो बताइए 10 से ये 30 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जो हम लोग का आँख है वो आँख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वो होता है रेटिना पे बनता है। अच्छा, यहाँ रेटिना तो नहीं है, रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है रेटिना को ही क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रेटिना नहीं है, दृष्टिपटल दिया है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, आपको दृष्टिपटल ना देखकर अगर रेटिना हो तो रेटिना पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष हमेशा अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है, अवतल। लेकिन अगर आपसे निकट दृष्टि दोष ना पूछकर दीर्घ दृष्टि दोष पूछे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उत्तल होगा। इस बात को आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर मान लिया जाए वो निकट दृष्टि दोष ना पूछकर वो क्या पूछे थे, दूर दृष्टि दोष, तब आंसर क्या होगा, उत्तल। लेकिन इसका फिलहाल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। ठीक है, देखिए ये सामान्य नेत्र का क्या पूछा है, दूर बिंदु पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी क्या अनंत। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, आपको 25 सेंटीमीटर पर नहीं मारना है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे नहीं मारना है, तो 25 सेंटीमीटर कब होगा, इसका तो अनंत हो गया। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपका दूर बिंदु बोला है। ठीक है, जब दूर बिंदु बोले तो आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। लेकिन जब निकट बिंदु का बात करें तब आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये निकट बिंदु नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दिए गए किस जौ प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब श्वसन से ऊर्जा हमको मिलती है, या पाचन से, या उत्सर्जन से, या संवहन से। तो हम लोग को ऊर्जा किससे मिलेगी, पाचन प्रक्रिया से हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 14 नंबर का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप कर लीजिए ऑप्शन बी, पाचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ये लगभग सबको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस।
ठीक है, कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 को देखते हैं। 16 में लिखा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो जंग कब लगता है? लोहा ऑक्सीजन और आर्द्रता यानी H2O से अभिक्रिया करता है तो जंग लगता है, यानी ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपको 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ उपचयन का बात किया, अपचयन का नहीं किया। ठीक है, तो जैसे कि ZNO और प्लस C, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ क्या बना रहा है? Zn और प्लस CO बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा उपचयन किसका हो रहा है। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। तो यहाँ कार्बन है C है और यहाँ CO है, यानी C के साथ O का वृद्धि हुआ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग का कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन बी, सी। ठीक है, ऑप्शन बी, कार्बन सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको 4 समीकरण दिया गया है, ABCD। इसमें से एक ऐसा समीकरण है जो संतुलित है। संतुलित क्या होता है देखिए, इसको समझते हैं। जैसा कि ये तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, है ना, तो तीर का इधर जितना भी इधर AgNO3NaCl है इतना ही इधर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संतुलित समीकरण है। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला वाला को चेक करते हैं। Ag यहाँ एगो है और यहाँ Ag एगो है। अभी तक Ag दोनों तरफ बराबर है, तीर के पहले भी तीर के बाद भी। उसके बाद यहाँ देखिए NO3 है, ठीक है, और यहाँ भी NO3 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए Na एगो है ना, फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ Na एगो है और यहाँ भी Na है। ठीक है, और यहाँ Cl है, यहाँ भी देखिए Cl, यानी ये पूरा क्या हो गया? बराबर हो गया। ये पूरा दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आगे पर नहीं होगा संतुलित। ठीक है, एक ही ना संतुलित रहेगा 4 ऑप्शन में से। हो गया हम लोग का 18 नंबर का। अब चलिए 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। जैसा क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है लौह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, लौह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या? HCl को हम लोग डालेंगे, है ना। तो क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी आयरन लवण तथा जल बनता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनती है। ठीक है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है। आपको बताना है लौंग, लिटमस, वैनिला या प्याज। ठीक है, रंगीन सूचक। तो रंगीन सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है? ऑप्शन बी, लिटमस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? CaSO4 का या CaOCl2 का या CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 2H2O। ठीक है, तो बताइए क्या किसका उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो अभी अभी हम लोग देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, CaSO4 उसके बाद क्या आता है? हाफ H2O आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, मैंने किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना। देखिए यहाँ पर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया, मिल गया, है ना, और एक क्या बनाया इधर? H2O बनाया। तो हम लोग को पता है कि जो आपका 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान दे दिया है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, है ना। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? NaCl, HCl, LiCl या KCl, है ना। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
HCl होता है। क्या होता है? HCl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा, है ना। अब एक बात समझना है कि अगर नीले लिटमस को लाल कर रहा तो पक्का वो क्या होगा? अम्ल होगा, याद रखना। अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा तो वो क्षारक होगा। तो आपको पता होगा, ये मान लिया जाए पीएच स्केल है, तो यह बीच में होता है 7, तो 7 से इधर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल। 7 से इधर वाला क्या होता है? अम्ल। और 7 से जब इधर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारक। क्या बोलते हैं? क्षारक, है ना। ये 7 से 0 तक जाएगा, ये 7 से 14 तक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि 7 से जो छोटा होता है वो अम्ल होता है, और यहाँ पता हम लोग को चला कि नीले लिटमस को अगर लाल कर रहा तो ये पक्का क्या है? अम्ल है। ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शन ए लिखा हो 11 किधर चल गया? क्षारक की ओर। 8 किधर चल गया? क्षारक की ओर। और ऑप्शन सी 2 ये किधर आ गया? अम्ल की ओर। और डी भी किधर चल गया? अच्छा, डी तो ना तो अम्ल है ना तो क्षार, ये उदासीन है 7 पे, है ना। इसका मतलब अगर अम्ल है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, यानी सी। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अमीबा किस अंग में भोजन का पाचन करता है, ये पाचन पूछा है। तो जब कभी भी पूछे कि अमीबा किस अंग में भोजन का पाचन करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका, पाचन करने का बात बोलेगा तो। ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य रिक्तिका। लेकिन अगर पूछे कि अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है, तब वो आएगा कूटपाद। किससे आएगा? कूटपाद। एक सेट था उधर पीछे, जो बाकी जो 2 सेट हम लोग का बनाया गया उसमें एक से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कूटपाद आया था ना। लेकिन वो क्या पूछा था? पाचन नहीं, वो पूछा था भोजन ग्रहण कैसे करता है। ठीक है। यहाँ पाचन पूछा है, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी पाचन का बात करें तो आंसर आएगा खाद्य रिक्तिका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या पित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। क्या चीज? HCl। ठीक है। चलिए इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी कभी भी पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अमीबा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्या हो गया? ऑप्शन सी, 29 का। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। 30 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 1 2 3 4। तो आपको पता होगा कि मानव का जो हृदय होता है 4 कोष्ठकीय होता है ना। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 30 का, 31 का नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 कोष्ठक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन भोजन के मध्य में झारिया करता है? ठीक है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्तकणिका या पित्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्त करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, पित्त। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है। वायु कुपिका, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्काणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्प उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? आपसे पूछा है कौन कार्य नहीं होता है ना। ऑप्शन ए, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक करता है, ये होता है। तो ये आंसर तो नहीं कर सकते हम लोग। ऑप्शन बी है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, हाँ करता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ऑप्शन सी, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, हाँ जाइलम के लिए भी वाष्पोत्सर्जन काम करता है। ऑप्शन डी, यह भोजन का संवहन करता नहीं, और भोजन का संवहन वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं किया जाता है ना। भोजन का संवहन तो आपका जाके फ्लोएम करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, या भोजन का संवहन नहीं करता। ठीक है। तो 33 का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन डी, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो आपको याद रखना कि पपीता एक लिंगी पौधा होता है। पपीता क्या होता है? एक लिंगी पौधा। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, पपीता। 35 नंबर, देखिए 35 नंबर में एक चित्र बना हुआ है और आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। देखिए यहाँ मुकुलन हो रहा है कि नहीं?
क्या हो रहा है, मुकुलन। सीधा सा बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुलन। ये किसको दर्शा रहा, मुकुलन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी मुकुलन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो लड़कों के लिए अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन ए ये सही आंसर है। ठीक है, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और लड़की के लिए क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है ना, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए, तो लड़का के लिए आपको याद रखना टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन। 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या शुक्राशय। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे मादा का पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय, गर्भाशय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जौ ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ ऊर्जा। ये भूतापीय ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा भी होता है, पवन ऊर्जा भी होता है, लेकिन जौ मात्रा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, सीएनजी, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय क्या होता है, जो समाप्त नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपको पूछा है नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का जो फर्स्ट टर्म का जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर था 3 तक, सेट 3 तक हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है, आपने अगर सेट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ सेट 1 का भी क्वेश्चन को देखिएगा, सेट 2 को भी और सेट 3। हम लोग का 3 सेट कंप्लीट हो चुका है, किसका, साइंस का। ठीक है, साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर इसीलिए आपको अगर वीडियो रेगुलर मिलता रहे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।